अब जब इकलौता शैतान एक सींग वाला दरिंदा गांव में आ चुका है तो कौन हिम्मत करेगा जंगल में जाने की। आगे का गुजारा कैसे होगा। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है, वो चीज अभी भी गांव में ही है, कहीं नहीं गई। अरे सरपंच जी ने नहीं कहा था वो दरिंदा बदला जरूर लेता है। पहले कुत्तन सिंह ने उसके गुप्त अंग पर तीर मारा था, अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा तो क्यों ना कुत्तन सिंह को ही चारा बना दिया जाए। क्या मतलब तुम लोग चाहते हो मैं बिना हथियार के गांव में ऐसे ही घूमता रहूं? अभी के हालात में यही सबसे बढ़िया तरीका है। तू अपने आप को बचाने का इंतजाम कर ले, हम सब छुपकर तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक है, गांव के इतने जवान पहले ही मारे जा चुके हैं, अब और जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मेरे हिसाब से वो दरिंदा गांव की जमीन नहीं जानता। हम अलग अलग जगह पर जाल बिछाते हैं, जहां से वो गुजरेगा वहां गहरे गड्ढे खोदते हैं, शायद इसी तरह उसे खत्म किया जा सकता है। आखिरकार दादी अम्मा की बात सबको सही लगी, सबने फावड़े उठाए और गांव के हर रास्ते पर लगभग 4 मीटर गहरे गड्ढे खोद डाले। क्योंकि वो दरिंदा बहुत ऊंचा कूद सकता था, इसलिए गड्ढा गहरा होना जरूरी था। फिर उन गड्ढों के नीचे नुकीले बांस के भाले गाड़ दिए गए, ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह छुपा दिया गया। अब तो क्या दरिंदा खुद गांव वाले भी पहचान नहीं सकते थे कि ये जाल है। लेकिन सिर्फ जाल काफी नहीं था, गड्ढे के पास एक जानवर बांधना पड़ेगा ताकि वो दरिंदा खाने के लालच में पास आए। जैसे ही वो नजदीक आएगा सीधे गड्ढे में गिरेगा। क्यों ना जानवर पर थोड़ा जहर भी लगा दें, डबल सुरक्षा। अगर गड्ढे में ना गिरा तो जहर से मरेगा। पूरा गांव जुट गया और करीब 10-15 जाल तैयार किए गए। अब जाकर सबको थोड़ी राहत मिली, सब फिर से छुप गए और इंतजार करने लगे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, लोग थकने लगे थे, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, जमीन हिलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, हे भगवान जल्दी देखो। चारों तरफ से दर्जनों सुअर पागलों की तरह दौड़ते हुए गांव में घुस आए, बिल्कुल बेकाबू। अरे साला ये तो मेरे फार्म के सुअर हैं। क्या मतलब, क्या वो दरिंदा फार्म तक पहुंच गया? अरे वहां तो लोहे का बड़ा गेट है, वो अंदर कैसे घुस सकता है? भूल मत, उसकी छलांग बहुत खतरनाक है, उसके लिए अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं। अब ये सारे जानवर पूरे गांव में इधर उधर भाग रहे थे और असली खतरा कहीं अंधेरे में छुपा सबको देख रहा था। कई बदकिस्मत सुअर सीधे हमारे बनाए हुए जाल में गिर गए। नुकीले बांस उनके शरीर को चीरते हुए आर पार हो गए, उनकी दर्दनाक चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। जिस जाल को हमने एक सींग वाले दरिंदे के लिए बनाया था वही इस तरह बर्बाद हो गया। वामन काका को ये सब देखकर गुस्सा और डर दोनों आ गया। वो तुरंत दौड़ते हुए अपने फार्म की तरफ भागे ताकि कुछ तो बचा सके। सरपंच जी को डर था कि वो अकेले खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें तुरंत उनके पीछे भेजा। लेकिन वामन काका बहुत तेज दौड़ रहे थे। जब हम फार्म के गेट पर पहुंचे तो देखा लोहे के दरवाजे पर गहरे और डरावने पंजों के निशान थे। साफ था वो दरिंदा यहाँ पहले ही आ चुका था। ये तो हद हो गई, क्या वो पहले से जानता था कि हमने जाल बिछाया है और जानबूझकर सूरों को छोड़ दिया सब खराब करने के लिए? अगर वो इतना चालाक है तो ये सच में बहुत खतरनाक है। तभी अचानक फार्म के अंदर से वामन काका की चीख सुनाई दी, सब चौंक गए, अंदर कुछ हुआ है। हम तुरंत अंदर भागे। वामन काका जमीन पर गिरे पड़े थे, सांसें बहुत हल्की चल रही थी, पास ही काकी रो रही थी। तभी दादाजी ने अपना धनुष कसकर पकड़ा और चारों तरफ सतर्क नजर दौड़ाने लगे। अचानक एक काला साया बिजली की तरह गुजरा, दादाजी तुरंत उसके पीछे भागे और मुझे आंगन में अकेला छोड़ गए। उसी वक्त पास बंधे जानवर अचानक बेकाबू हो गए, जमीन खोदने लगे और फिर एक तेज सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे महसूस हुआ अंधेरे में कोई मुझे घूर रहा है, एक सींग वाला दरिंदा। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। डर ने दिमाग पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं जानता था डरने से कुछ नहीं होगा, अगर बचना है तो लड़ना पड़ेगा। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका, लेकिन पत्थर उस पर लगकर भी बेअसर रहा, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भागना चाहता था पर डर के मारे मेरे पैर सुन्न हो गए थे। वो दरिंदा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसकी खौफनाक आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। जैसे ही उसके नुकीले पंजे मुझे छूने वाले थे, धड़ाम एक जोरदार गोली चली और वो दरिंदा वहीं ढेर हो गया। जल्दी और गोली मारो। मैं हांफते हुए खड़ा रहा। तू ठीक है ना? किसी ने पूछा। दादाजी कहाँ हैं? मैंने घबरा कर कहा। वो दूसरे साय के पीछे गए हैं। क्या मतलब, अभी भी एक और है? मैंने सोचा था तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पर सच में एक और है। तभी दूर से दादाजी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। हम तुरंत उस दिशा में दौड़े। वहां देखा दादाजी जमीन पर गिरे पड़े थे, उनके सारे तीर खत्म हो चुके थे और उनके हाथ पर गहरा पंजे का घाव था। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, उन्होंने दर्द सहते हुए कहा। मैंने उसे तीर मारा था लेकिन जानलेवा नहीं था, वो भाग गया। तभी सरपंच और बाकी गांव वाले भी आ गए। किसी ने कहा सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, भीड़ में वो हमला नहीं करेगा। लेकिन सरपंच बोले नहीं, वो और चालाक है, भीड़ में वो सामने नहीं आएगा, बस अंधेरे में छुपकर मौका ढूंढेगा। अब एक ही रास्ता है, सुबह तक जिंदा रहना और फिर हम सब ये गांव छोड़ देंगे। सब मेरे घर चलो, वहीं रुकते हैं। सब मजबूरी में उनके साथ चल पड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद धड़ 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। छोटू का चेहरा सफेद पड़ चुका था, वो हांफते हुए अंदर आया। सरपंच जी बड़ी मुसीबत हो गई, लक्ष्मी बुआ गांव छोड़कर जाने वाली थी, गाड़ी भी तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली उन पर हमला हो गया। मैं किसी तरह दीवार के पीछे छुप गया। वो चीज अभी भी यहीं है, छोटू हांफते हुए बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक काला बालों से भरा दरिंदा किसी चीज को नोच नोच कर खा रहा था। सरपंच गुस्से में गरज उठे। मैंने सबको मना किया था ना, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये लक्ष्मी बुआ पागल हो गई थी क्या? सुबह होने से पहले ही बाहर निकल पड़ी। छोटू कांपते हुए बोला। पड़ोसी लोग गोली की आवाज सुनकर समझे कि आप लोगों ने उस दरिंदे को मार गिराया। किसे पता था अभी एक और जिंदा है। सरपंच ने तुरंत फैसला लिया, मौका अच्छा है, गांव का पूर्वी हिस्सा खुला मैदान है, वहां वो छुप नहीं पाएगा। आज उसी का खेल खत्म करेंगे। उस हरामजादे ने हमारे इतने लोग मार दिए। गांव वालों हथियार उठाओ, जो भी ताकतवर है मेरे साथ चलो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम दोनों नहीं जाओगे, मेरे घर में तहखाना है, आज तुम मोहन को लेकर उसमें छुप जाओ, हम लोग उस दरिंदे को खत्म करके आते हैं। इतना कहकर वो सब जल्दी जल्दी निकल गए। मैं और दादी अम्मा बिना वक्त गंवाए तुरंत तहखाने में छुप गए और ऊपर से मोटी लोहे की चादर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। हमें लगा अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद धड़ाम ऊपर से जोरदार टक्कर की आवाज आई। मेरा दिल दहल गया। वो यहाँ आ गया। दादी अम्मा घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन तहखाने में सिर्फ लकड़ियां थी, कोई हथियार नहीं। मैं घबराकर बोला, उसे कैसे पता चला हम यहाँ छुपे हैं? दादी अम्मा बोली, शायद वो छोटू के पीछे पीछे आया होगा। जैसे ही सरपंच गए सीधा हमारे पीछे लग गया। ऊपर लोहे की चादर पर लगातार वार हो रहे थे, हर चोट के साथ वो और कमजोर हो रही थी। ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैंने जल्दी से कहा, हमारे तहखाने का एक रास्ता घर के अंदर भी जाता है, हमें तुरंत निकलना होगा। तभी मेरी नजर कोने में रखे एक डिब्बे पर पड़ी। रुको, ये क्या है? मिट्टी का तेल। मुझे एक तरीका सूझ गया। मैंने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा की और आग जलाने लगा। दादी अम्मा चौंक गई। तू क्या कर रहा है? तहखाने को जलाएगा? सरपंच को पता चला तो? मैं चिल्लाया, पहले जान बचानी है, बाकी बाद में देखेंगे। ऊपर से वार और तेज होते जा रहे थे। थक 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 धड़ धड़। जैसे ही लोहे की चादर टूटने वाली थी, आग जल उठी। दादी अम्मा ने तुरंत मिट्टी का तेल चारों तरफ फैला दिया। मैंने आग को लकड़ियों में फैला दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा तहखाना आग की लपड़ों में घिर गया। हम दोनों तुरंत बाहर निकलने के लिए
दौड़े। किस्मत से मैं पहले बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही दादी अम्मा ऊपर चढ़ने लगी, धड़ाम, ऊपर की लोहे की चादर उड़ गई और वो दरिंदा सीधे अंदर कूद पड़ा। मुझे लगा वो आग से डर जाएगा, लेकिन नहीं, वो जलती आग में भी नीचे उतर आया। मैंने जल्दी से दादी अम्मा का हाथ पकड़ा, उन्हें ऊपर खींचने लगा। तभी उस दरिंदे का बड़ा सा हाथ दादी अम्मा के पैर को जकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से उन्हें खींच रहा था, वो दरिंदा पूरी ताकत से नीचे खींच रहा था। नीचे आग और भड़क रही थी, लपटें ऊपर तक आने लगी थी। दादी अम्मा समझ गई अब वो नहीं बचेंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं चिल्लाता रह गया और वो उस दरिंदे को पकड़कर सीधे जलती आग में गिर पड़ी।